सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। नौजवान कुछ दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों से आवाज़ उठ रही है, सेक्रेटरी एजुकेशन की वजाहत भी आई और हुकूमत के मुतअद्दिद लोगों ने इस पर बात भी की। आज मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी चौधरी तारिक फारूक ने भी इस पर स्टेटमेंट जारी की। उससे पहले ख्वाजा फारूक जो PTI के रहनुमा हैं और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं, उनकी तरफ से आवाज़ उठती हुई सामने नजर आई। और फिर उससे कुछ दिन पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा राठौर साहब, उनकी तरफ से भी मेंबर असेंबली और मिनिस्टर भी हैं फैसल राठौर, उनकी तरफ से भी एक वाज़ेह स्टेटमेंट, बल्कि उनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट भी आई कि NTS में जो नौजवान हैं उनके साथ कुछ ज़्यादती हुई है। कुछ नौजवानों ने रब्ता किया मीडिया से और उन्हें ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं और वो हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं कि उनके साथ जो ज़्यादती हुई है मुबैना तौर पे, जो उनका कहना है, उसका अजाला किया जाए। तो बहुत सारे नौजवानों ने हमसे रब्ता किया, लेकिन चूँकि स्टूडियो में हमारे पास जगह कम है और हम कम लोगों से बात कर सकते हैं, तो दो उनमें से नुमाइंदा नौजवान ख़वातीन हैं हमारे साथ। सहरिश बुखारी जो NTS की उम्मीदवारा थी, इन्होंने मास्टर किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में हज़ारा यूनिवर्सिटी से, और उनके साथ मौजूद हैं सादिया बुखारी जिन्होंने AJK यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया हुआ है और एजुकेशन में भी मास्टर की डिग्री हासिल जो है ना वो की हुई है। इनका ये कहना है कि NTS में इनकी हक तलफी हुई है, ज़्यादती हुई है, ये एज ओवर हो रही है और अब ये एलिजिबल नहीं रहेंगे। 40 तकरीबन इनकी एज रिकॉर्ड के मुताबिक हुआ चाहती है, तो आगे ये एलिजिबल नहीं रहेंगे किसी भी सरकारी मुलाजमत के लिए। तो इतनी मेहनत के बाद और इतना मेरिट पे मुकाबला करने के बावजूद अगर वो रह जाते हैं तो इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक से भी इनका मुतालबा है कि वो इनके लिए ख़ास तौर पे कोई रास्ता निकालें। तो क्या मसला है, क्या शिकायत है, ये तो हम बराह रास्त इनसे पूछेंगे। और आज शाम के प्रोग्राम में हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन सैयद सलीम गर्देसी भी होंगे, उनसे भी इस मुतालिक हम सवालात करेंगे और यकीनन उनकी बात हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सहरिश बुखारी से। सहरिश बुखारी, आप उन नौजवानों की नुमाइंदा हैं जिनके साथ मामला हुआ है NTS के हवाले से। आप ज़रा अपना मौक़िफ़ तो बताएं कि आपका मौक़िफ़ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि वैसे ही अब मीडिया में थोड़ी हाइप क्रिएट हो ही गई है इस हवाले से, अवेयरनेस सबको है, इवन ऐवानों में भी ये बात पहुंच ही चुकी है, लेकिन फिर भी जो अब इधर हम आए हुए हैं अपना मौक़िफ़ पेश करने, वो यही है कि एनुअल सिस्टम वर्सेस BS सिस्टम। देखें, अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, चूँकि सबको इस चीज़ का आइडिया है कि क्या मामलात रहे, क्या पॉलिसी रही, उसको हम छेड़ते नहीं हैं। सिर्फ ये है कि ये वाकई नाइंसाफ़ी और बहुत बड़ी ज़्यादती इस तरह से हुई है। फार्मूला सेम तो उन्होंने रखा, लेकिन जब एग्रीगेट निकाले गए एनुअल सिस्टम और BS वालों के, तो बहुत बड़ा तफावत आया। और इसकी मिसाल मेरिट लिस्ट लगने के बाद सामने आई। पहले तो यही कहा जाता रहा ये कोई इससे डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ एनुअल सिस्टम वालों को थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन वो एनुअल सिस्टम वाले जो टॉपर्स हैं वो एक आम BS वाले स्टूडेंट को भी कम्पीट नहीं कर सके, और न सिर्फ मेरिट लिस्ट से आउट हुए बल्कि वेटिंग लिस्ट में भी उनका नाम नहीं आ रहा। उसकी एक सामने मिसाल मैं खुद हूँ। और दूसरा, ये मेरे साथ एक मैम और भी हैं, ये भी इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो सहरिश, आप ज़रा बगैर किसी लगी लिपटी के पूरी तफसील बताएं उन लोगों के लिए, सब ज़ाहिर सबको नहीं पता। अरबाब इख्तियार में भी बहुत से ऐसे हैं कि शायद सबको मौक़िफ़ नहीं पता और लोग सोशल मीडिया इतना ज़्यादा देखते भी नहीं है बाज़ लोग। तो आप खुल के बताएं मामला है क्या, शिकायत कहाँ से उठी, थोड़ा सा, ताकि हमारे देखने और सुनने वाले जो बहुत से लोग लाइव इस वक्त आपको जो है ना वो देख रहे हैं, वो आपका मौक़िफ़ समझ सकें। देखिए, एक सिंपल बात मैं आपको समझाती हूँ कि फार्मूला इन्होंने सेम BS और एनुअल वालों का पॉलिसी में रखा गया है कि 17
مارکس بی ایس والوں کے، اور گریجویشن کے 15 ہو گئے، اور ماسٹرز کے 2 ملا کے ٹوٹل 17 ان کے بنتے ہیں. یعنی 4 سال میں اگر آپ گریجویشن پلس ماسٹرز کرتے ہیں اس کے 17 مارکس، اور 4 سالہ بی ایس پروگرام کے بھی 17 مارکس. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اس ٹائم جب یہ ٹیسٹ نہیں ہوا لوگوں کو، تب بھی اتنی کوئی خاص اسی وجہ سے سمجھ نہیں آئی. تو ہوا یہ کہ جب ان کے ایگریگیٹ بنے اور ایک پوائنٹ سے جو ہے اتنا فرق پڑا، کیونکہ بی ایس چونکہ 4 سالہ پروگرام ہے، اور اس کے ٹوٹل ڈگری کے مارکس اگر 4 سالہ کاؤنٹ کیے جائیں تو وہ 4000 سے 5000 بنتے ہیں. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا اپنا اپنا تھوڑا وہ چینج ہو جاتا ہے، کچھ نمبروں کا فرق، لیکن میکسیمم یہی ہے 4000 to 5000. اسی طرح گریجویشن اور ماسٹرز کے مارکس اگر ٹوٹل کیے جائیں تو وہ 2000 کے لگ بھگ بنتے ہیں. اب 2000 کہاں ہے اور 4 to 5000 کہاں ہے؟ جب اس کو پرسنٹیج اس کی بنائی جاتی ہے، جب ایگریگیٹ بنایا جاتا ہے، تو بہت بڑا ڈفرنس وہیں سے آتا ہے. اور وہیں سے جب میرٹ لسٹ بنی تو سامنے یہ گیپ اتنا زیادہ شو ہوا، تبھی لوگوں کو بھی اس چیز کا. ایون میں ایز اے کینڈیڈیٹ پہلے ہم لوگوں نے بھی اسی لیے تیاری کی، اور زیادہ جم کے تیاری اسی لیے کی کہ ہم ان لوگوں کو کمپیٹ کر لیں گے، کوئی بات نہیں. لیکن جب ٹاپ لسٹ میں آنے کے باوجود ہم ویٹنگ لسٹ میں نہیں جا سکے، تو وہاں سے بھی ہمیں اس چیز کا صحیح آئیڈیا ہوا کہ یہ واقعی یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے ایگریگیٹ کا. جی اچھا، سعدیہ بخاری صاحبہ تھوڑا سا آپ بھی بتائیں. ایک تو چلیں انہوں نے بنیادی تو بات بتا دی کہ ایشو کیا ہے اور آپ کو شکایت جو ہے نا وہ کیا ہے. سیکٹری ایجوکیشن کی طرف سے وضاحت ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی باضابطہ اس پہ آئی ہے کہ بھائی جو شکایت کرنے کا ایک فورم موجود ہے وہاں پہ آپ شکایت کریں. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک پراپر جہاں پہ شکایت ہونی چاہیے تھی وہاں پہ شکایت نہیں کی. لوگوں نے سوشل میڈیا پہ تو بات کی ہے. تو کیا آپ نے پراپر محکمہ تعلیم کے جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے جو شکایت سیل بنایا وہاں تک آپ نے تحریری شکایت پہنچائی ہے؟ ماشاءاللہ سے یہ ہمارے ساتھ جو ہیں یہ سیرش یہ کام کر رہی ہیں. اس میں انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے 2000 سے ابو جو لوگ ہیں. تو اس گروپ میں جو ہیں جو اس پالیسی سے متاثر ہوئے ہیں اینول والے، وہ اس گروپ میں شامل ہیں. اور وقتاً جو ہے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں. میرا یہ لاسٹ چانس ہے این ٹی ایس کا. تو اب میرا یعنی کہ اتنے میں نہیں کہہ سکتی کہ بہت زیادہ ہائیسٹ، لیکن ٹھیک مارکس تھے میرے. لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اب جو نیکسٹ آئیں گے کم از کم ان کے لیے جو ہے وہ یہ ہو جائے کہ وہ اس چیز میں اینول والے جو ہیں وہ سیمسٹر والوں کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائیں. میرا جو چانس تھا وہ گیا. اب میرے بعد ہو سکتا ہے کسی کا 1 رہتا ہو، 2 رہتے ہوں. کم از کم ان کے لیے جو ہے نا اس میں انصاف ہو کہ یہ جو سیمسٹر والوں کو یہ آگے کر رہے ہیں اور اینول والوں کو یہ پیچھے کر رہے ہیں، کم از کم ان کے درمیان جو یہ ہے اس کو یہ ختم کیا جائے. جی اچھا، ایک چیز اور ہے، چلیں یہ تو ریٹن شکایت آپ نے مجھے بتائی پھر بھی نہیں کہ وہ آپ نے دی یا نہیں دی. ریٹن شکایت والا نوٹیفیکیشن سر ہم نے ابھی کل ہی دیکھا ہے، اور ان لوگوں کو ہم اس پہ ایکٹیویٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگ اپلیکیشنز بھی دیں تاکہ ہمارے پاس اس چیز کا بھی ایویڈنس ہو. جی یقیناً دیکھیں آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں. آپ کسی پراپر فارم پہ جب تک شکایت نہیں کریں گے تو اس کے بدلے میں کارروائی ہوگی. دیکھیں پی ایس سی میں ہم نے اپلیکیشنز دی تھیں جس کا نتیجہ یہ آج نکلا ہے. ٹھیک ہے، یہ کل نوٹیفیکیشن جو پی ایس سی والوں نے جاری کیا ہے انہوں نے اپنی پالیسی چینج کر کی ہے، اور یہ واقعی قابل تحسین چیز ہے. اسی طرح اگر این ٹی ایس پالیسی میں بھی نظر ثانی کی جائے تو اینول سسٹم والوں کو بھی چانس ملے گا. دیکھیں 4 سال ہم لوگوں نے بھی تو ضائع کیے ہیں. اگر بی ایس پروگرام کے 4 سال ہیں تو ہمارے بھی 4 سال ہیں. اور بی ایس پروگرام میں نہیں یہ کہتی کہ وہ مشکل ہے یا یہ مشکل ہے، لیکن ہم نے پورا کورس جو ہے اس کے ایگزامز دے کے پاس کیے ہیں. ٹھیک ہے، اور بی ایس پروگرام میں سیمیسٹر سسٹم میں آپ یونٹ وائز چیزیں تھوڑی سی تیار کی، اس کے بعد اس کا پیپر دیا، وہ اس کے ختم، نیکسٹ نہیں گا. ہم نے پوری بکس دے کے سر ایگزامز دیے ہوئے اور پاس کیا ہوا ہے. اچھا چلیں، اچھا تو یہ کم از کم پالیسی میں تھوڑا سا کیا اس معاملے میں بالکل وہ بی ایس اور پروگرام جیسے ڈگری ایچ ای سی نے ماسٹرز کی ڈگری بی ایس کی ایکویلنٹ کی ہوئی ہے، بالکل سیم فارمولاز ایسے کیے جائیں جو بالکل اس کو بی ایس والوں کو اینول سسٹم والے آرام سے کمپلیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ اکثر نوجوان جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو ان کا ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو سرکاری ملازمت ملے اور وہ
वाइट कॉलर जो है ना जॉब उसकी तरफ उनका एक उम्मीद वाबस्ता हो गई होती है। यकीनन गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा मुलाजमतें भी नहीं हैं, और फिर अब तो आज़ाद कश्मीर के माशी हालात जब से आटा और बिजली पे सब्सिडी हुई है तो और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब तो वो जो पहले से मुलाजमीन हैं उनकी भी फरागत हो रही है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे और एडाक पे थे वो भी काफ़ी सारे फारग हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे महकमे जो एक्टिव नहीं थे उनके खिलाफ भी प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि उनको भी बतदरीज ख़त्म किया जाए। तो आपसे चलें, ये तो आपका इशू तो हाईलाइट हो गया, लेकिन मैं साथ साथ थोड़ा सा आपसे यही पूछूंगा कि आजकल नौजवान जो 100% उम्मीदें बांधे हुए हैं कि गवर्नमेंट से ही उनको रोज़गार मिलेगा, ये जो सोच है, ये जो रवैया है, ये किस हद तक जो है ना नौजवानों के लिए एक हौसला अफजा है, या किस हद तक उनके लिए मायूसी का सबब बनता है जब उनको मुलाजमतें नहीं मिलती? देखें सर, चूँकि AJK में आप खुद इन हालात से वाकिफ़ हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ वैसी नहीं है जैसी पाकिस्तान में है। ठीक है, वहाँ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्रियल लेवल पे चीज़ें हैं, और जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं जो इधर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है सिवाय गवर्नमेंट जॉब के? या आप बिजनेस कर लें या आप गवर्नमेंट जॉब कर लें। अगर आपने अपनी रियासत से बाहर जाके कुछ करना है वो अलग चीज़ है, ठीक है। और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि इतनी आवाम को एडजस्टमेंट के लिए थोड़े गवर्नमेंट के लिए भी इश्यूज हैं, बिल्कुल होंगे, लेकिन जाहिर है फिर यहाँ का जो नौजवान तबका है वो भी तो मजबूर है अपने इस हवाले से। जी सही है। अच्छा, जो सादिया बुखारी साहब, आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि यकीनन नौजवानों का ये हक़ है कि वो हुकूमत से मुलाजमत का मुतालबा करें तालीम के असूल की बात, और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि उनको रोज़गार की फराहमी के मौक़े पैदा करे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी अभी सैरिश से मैंने सवाल किया कि जब आपको मुलाजमत नहीं मिलती, तो जैसे कि आपने अभी प्रोग्राम से पहले कहा जी कि मैं मायूस हो गई हूँ, मेरी एज भी जो है ना ज़्यादा हो रही है, और मैं बिल्कुल अब मेरे पास बचा ही कुछ नहीं है कि मैं मीडिया के सामने आकर बात कर दूँ। तो लोग मायूस हो जाते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोग मुख्तलिफ नफ्सियाती, मुझे तो ऐसे नौजवान भी मिले जो गोल्ड मेडलिस्ट थे और वो नफ्सियाती अमराज का शिकार हो गए थे रोज़गार ना मिलने की वजह से। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछूंगा कि नौजवानों को देखें, बहुत सारे मौके और भी तो हैं कि अगर नौजवान कोशिश करें, मसलन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं कि जो ख़ुद रोज़गार के तहत काम कर रही हैं, मुख्तलिफ हैंडी क्राफ्ट्स बनाती हैं, कश्मीरी जो है ना ड्रेस डिज़ाइनिंग करती हैं। कल मुझे एक खातून मिली कि जिसके 3 बच्चे, और बदकिस्मती से थी भी वो सादात फैमिली की, 3 बच्चे और तीनों के तीनों माजूर थे, उसके तीनों माजूर, और शहर की एक अच्छी सादात फैमिली से कि जिनकी फैमिली में सारे लोग अच्छी अच्छी जो है ना पोस्टों पे, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, और वो इतनी परेशान हाल के अपने अजीज़ो कारब में से भी किसी ने मदद की नहीं की। और वो जो 3 उसके बच्चे हैं, एक 28 साल की बच्ची, एक 24 साल का बच्चा, एक 12 साल की बच्ची, और वो ज़हनी जिस्मानी दोनों माजूर, और वो बाजू और टांगें बेचारों की, और वो सिर्फ 15,000 रुपये के उनके पैम्पर खरीदती है महीने के, और शोर उसका रक्षा जो है ना वो ड्राइवर है। लेकिन उसने बड़े मुस्कुराते हुए मुझे बताई ये सारी की सारी बातें, और उसके चेहरे पे ज़रा भी खम नहीं था। तो मैंने पूछा कि आप कैसे मुकाबला करी? उन्होंने कहा जी कि मैं ये जो आपकी समोसे और ये जो कबाब और इस तरह की चीज़ें घर में बनाती हूँ, बेचती हूँ, उससे मैं निज़ाम जनाब चला रही हूँ, और मैं अपने बच्चों के खर्चात भी पूरे करती हूँ, अपने घर के भी, और मैं बाकी उसके एक बच्चा इंजीनियर उसने बनाया, एक बच्ची उसकी FSC में है, अब मेडिकल कॉलेज में वो जाएगी, मेरिट पे आ रही है, तो वो भी कर रही है। हालांकि वो भी पढ़ी लिखी खातून है, ग्रेजुएट है, पुराने वक्तों की, 55 उसकी एज है, तो वो फिर भी उसका वो अपना रोज़गार चला रही है इंतहाई नामसाइद हालात में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप नौजवानों को क्या कहेंगी कि वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार करें, कौन कौन से रास्ते इख्तियार करें कि जिससे वो मायूस होने की बजाय अपने लिए खुद रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें? सर पहले तो ये कि मैं खुद भी बहुत मायूस हूँ तभी तो मैं इधर आई हूँ। तो दूसरा ये कि सर प्राइवेट सेक्टर्स में अगर आप चले भी जाएं, यहाँ पे मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में आपको कौन सी मुलाजिम जो है, पाकिस्तान में ये है कि आपको प्राइवेट सेक्टर्स आपको देखें वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे वो जॉब भी कर रहे तो अच्छी सैलरी ले रहे थे। यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में क्या है सर, हम लोग अगर प्राइवेट स्कूल्स में जाएँ, आई थिंक 8 या 10,000, इससे बहुत सैलरी तो वो आपको पे नहीं करेंगे। तो उसमें वो हमारी जो नौजवान हैं, अब मेरी तरह जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग क्या करेंगे? 8-10,000 मंथ में वो लेंगे, वो बेचारे क्या करेंगे, किधर जाएंगे, उससे क्या आएगा,
کیا گھر کا نظام چلائیں گے, کیا اپنا وہ کریں گے. تو 10,000 تو آپ دیکھ لیں انف کچھ بھی نہیں ہے. موسٹلی آپ اگر جائیں, آپ سروے کریں, آپ کو موسٹلی اسکولز میں جائیں, آپ کو سیلریز کا آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی دے رہے ہیں یہاں پہ, کتنی پے کر رہے ہیں ٹیچرس کو. تو وہ کتنے مجبور ہیں. ایکسپیرینس تو ہے آپ کو پلیز. اب دیکھیں ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ظاہر ہے ہم لوگ 10 15 سال سے کر رہے ہیں. اب میں نے چھوڑ دی ہے, میں گھر بیٹھی ہوں. میں وہ 8-10,000 اگر میں لوں گی اس سے بہتر ہے میں گھر بیٹھ جاؤں. کیا کروں گی, اتنا تو میرا رکشوں کے کرایوں میں چلا جائے گا, اور چیزوں میں چلا جائے گا. وہ تو پھر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا, میں تو خود سے بھی پھر لگا رہی ہوتی ہوں. فیمیلز کے لیے کوئی فیمیلز کے لیے کچھ بھی نہیں. چلیں کچھ بھی کر ہی لیتے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں ہم نے جو پڑھا ہوا ہے اس کا ہم لوگ کیا کریں. ظاہر انسان مایوس تو ہوتا ہے نا. اب جب آپ نے ڈبل ماسٹر کیا ہو, آپ گھر میں بیٹھے ہو, آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے NTS بھی پاس کیا, اچھے مارکس سے پاس کیا ہو, تو کیا ہے ہمارے لیے. اب تو میرا لاسٹ چانس تھا, وہ تو چلا گیا. ظاہر ہے اب وہی بات ہے کہ میں بالکل جو ہے وہ ہاؤس وائف یعنی کہ گھر کے لیے ہوگی, میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اپنی. میں یعنی کہ اب میری بیٹی ہے, میں اس کے لیے کیا کروں گی. اس کو میں کیا بتاؤں گی کہ میں نے جو پڑھا تھا, میں نے کیا تھا, میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں. ظاہر ہم نیو جنریشن اس کو گائیڈ تو نہیں کر سکتے جب آپ لوگ خود مایوس ہوں گے. ہم نے کیا کرنا ہے, بچوں کے لیے کیا کرنا ہے, ان بچوں کو کیا بتانا ہے. اگر ہم اس حالت میں, اس کنڈیشن میں اگر جا کے ہم لوگ کسی سیکٹرز میں ہم لوگ پڑھا بھی رہے ہیں, کچھ کر بھی رہے ہیں, ہم مینٹلی طور پہ تو ڈسٹرب ہے نا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم نے اتنا پڑھا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. جی, آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر میں, موقع میزبان سعید الرحمان صدیقی, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں NTS سے مبینہ طور پہ ناانصافی کا شکار ہونے والے امیدواران سے. امیدواران کے وفد ہمارے پاس سنا FM 89.4 پہ آئے ہوئے, جن میں سے 2 امیدوار, ان کو ہم اسٹوڈیو میں بلایا, ان سے گفتگو کر رہے ہیں, اور آپ ان کے مسائل سن رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں, ان کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں, اور وہ اپنی رائے کا بھی اظہار کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ اس کو ناانصافی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے, اور حکومت نے اس طرح کے بہت سے نوجوان اور بھی ہیں کہ جو مسائل کا شکار ہیں. یقیناً ان کی آواز ہم چاہتے تھے کہ ہم ارباب اختیار تک پہنچائیں, اور ان کے ساتھ ہونے والی جو زیادتی جو یہ محسوس کرتے ہیں, اس کے ازالے کے حوالے سے حکومت یقیناً کچھ نہ کچھ اقدامات اس کو اٹھانے چاہیے. سہرش بخاری صاحبہ, میں بڑے غور سے سعدیہ کی باتیں سن رہا تھا, اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ بولیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک فورم ہے, میڈیا ہے, میڈیا میں آپ اپنے اندر کی بات کہتے ہیں اور ارباب اختیار تک بات پہنچاتے ہیں. یہ آپ کا ایک قانونی رائٹ ہے کہ آپ اس پہ جو آپ فیل کر رہے ہیں, محسوس کریں, ایٹ لیسٹ آپ کے اندر کا غبار تو جو ہے نا باہر ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ پوری عمر پرائیویٹ سکولز میں پڑھاتے رہے, اور 10-10 ہزار, بالکل یہ ایک سچ بات آپ کہہ رہی ہیں کہ واقعی ہمارے پاس کوئی جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے, بالکل لڑکیوں کے لیے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ لڑکیوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. وہ زیادہ سے زیادہ کسی پرائیویٹ اسکول میں چلے جائیں گی, 2 4 5 8 10, بہت لمبی کسی کی نوکری بیچاری کی ہوئی ہوگی 15,000 تک, اس سے اوپر تو شاید ہی کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی اسکول ہو. تو اس کے علاوہ کوئی روزگار کا ذریعہ ہے ہی نہیں آزاد کشمیر میں لڑکیوں کے لیے, سوائے پرائیویٹ اسکولز ہیں, اور پرائیویٹ اسکول بھی نامساعد حالات کا شکار ہیں. گورنمنٹ ان کے لیے کیا کر رہی ہے, یہ بھی ایک سوال ہے, الگ سے سوال ہے, اس پہ بھی ہم بات کسی پروگرام میں کریں گے. لیکن اب یہ واقعی آزاد کشمیر کی پڑھی لکھی جنریشن, جن کے بارے میں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری شرح خواندگی بہت زیادہ ہے, پاکستان کے 4 صوبوں سے زیادہ ہے, اور ہماری شرح خواندگی میں ہماری لڑکیاں لڑکوں سے بھی آگے نکل گئی ہیں. اور اتنی پڑھی لکھی لڑکیاں اگر ہماری ہوں گی, اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کی جاب اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی, اس بات پہ ہمیں سب کو اتفاق ہے گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے اتنی جاب, لیکن گورنمنٹ جاب کے مواقع تو پیدا کر سکتی ہے. اگر آپ جن کو نوکریاں نہیں دے سکتے, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے بہت ساری خود روزگار اسکیمیں آپ چلا سکتے ہیں, لیکن اس طرف ویژن آپ کا ہے نہیں ہے. آپ نے ٹیوٹا ایک ادارہ بنایا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہنر سکھانا تھا, اس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. تعلیم کے محکمے کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. باقی آپ نے کشمیر بینک کے ذریعے سے آپ نے اعلان کیا تھا کہ جو پڑھے لکھے ہنرمند لوگ ہیں ان کو قرضے دے کے, وہ قرضے آپ کس بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں, کس کو ملتے ہیں, کس کو نہیں ملتے, وہ سب کو پتہ ہے. کس سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کوئی میرٹ وہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ نوجوانوں کی آواز پہنچائیں ہم آپ تک, اور ان کا جو موقف ہے وہ لے کے آئیں سامنے. سہرش, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں مزید؟ جی, میں بالکل پالیسی کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر انہوں نے پالیسی میں چینجز نہیں کی تو آئندہ اس کا مطلب ہے کہ اینول والے بالکل اپنی ڈگریز کو سنبھال کے فریم میں لگا کے رکھ دیں. کیونکہ دیکھیں, اس سال ہی HEC نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ اب ماسٹرز والے جو
प्रोग्राम है वो ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन जो पिछला खेप है उसको तो एडजस्टमेंट का मौका मिलना चाहिए था, और ये किसी कहीं भी नहीं हो, जो इस दफ़ा इधर हुआ है, इस पॉलिसी में हुआ है, वो कहीं भी नहीं होता। आप KPK की पॉलिसी उठा के देख लें, पंजाब की रिक्रूटमेंट पॉलिसी उठा के देख लें, वफाक में भी ये नहीं होता। तो कम से कम हमें मौका तो मिले, हमने जो अपने 4 साल ज़ाया किए वो किस बेस पे। ठीक है, अभी तकरीबन इतना टाइम तो हमें मिलना चाहिए कि हम लोग एडजस्टमेंट का मतलब कम से कम जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो एडजस्ट हो जाएं, उसके बाद चलें। BS का जब प्रोग्राम अब बिल्कुल MS मास्टर्स का प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, तो आगे नेक्स्ट BS वाली जनरेशन ही आएगी ना, ये चीज़। जी यकीनन। अच्छा सादिया, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, इस तरह के जो नौजवान हैं जो NTS में नाइंसाफ़ी की शिकायत कर रहे हैं मुबैना तौर पे, जिनके कुछ मसाइल हैं, आप लोगों ने उनको मुनज़्ज़म भी किया हुआ है, आप बता रहे थे कि हमने मुनज़्ज़म किया हुआ है, कुछ हमारे ग्रुप्स साथ बनाए हम हुए हैं। 2 ही नहीं है, हमारे साथ माशाल्लाह काफ़ी लोग। थोड़ी सी डिटेल बताएं, कितने हैं लोग, कहाँ कहाँ से हैं, ख़वातीन कितनी हैं, जेंट्स कितने हैं? तकरीबन जो हमारे पास ग्रुप में हैं वो 2000 लोग हैं, ठीक है, और लीड जो कर रहे हैं वो 5-6 लोग हैं, उनमें से 3-4 फीमेल्स हैं और मर्द थोड़े हैं, फीमेल ज़्यादा लीड कर रही हैं। आप भी शामिल हैं जी, उनमें, लीड करने वालों में? बिल्कुल ठीक है, जी। बिल्कुल। और ये डिफरेंट एरिया, आपने एरियाज़ का पूछा, डिफरेंट सिर्फ मुजफ्फराबाद से ही नहीं है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं, भिम्बर से भी हैं लोग, कोटली से लोग हैं, रावलाकोट से लोग हैं, मुजफ्फराबाद से हैं, जेलम वैली से हैं, इस तरह से। ठीक है, और तो मैंने बताया ना, ये इंडिविजुअल मसला नहीं, ये जनरल प्रॉब्लम है सब। तो ये अक्सरियत कहाँ से है, ज़्यादातर कहाँ से है? इस चीज़ का सॉरी नहीं, हमने कैलकुलेट नहीं की, मुख्तलिफ इलाकों से हैं, ठीक इलाकों से, ठीक है, क्योंकि टाइम कम था, 2 दिन में हम लोगों ने ये कुछ किया। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, आप कहें। सर मैं ये कहना चाह रही थी, अब जिनकी एज ओवर हो गई, ठीक है ना, अब उनके लिए हुकूमत कौन सी पॉलिसी बनाएगी, क्या मतलब करेगी कि आया वो लोग भी जो हैं वो कुछ सोच सके अपने बारे में। ज़ाहिर उन लोगों ने भी डिग्रीज ली हुई है, जिस तरह मैंने ली हुई है, काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे मायूस हुए हैं, तो उनके लिए नेक्स्ट जो है वो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी जो है वो मुरतब करेगी, ये क्या करेगी, हमें भी जो है वो थोड़ा बहुत होना चाहिए कि ताकि हम लोग जो हैं वो बिल्कुल मायूस ना हो। हम ये वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए भी वो कुछ इस बारे में सोचें। ठीक है, ज़ाहिर एक एजुकेशन से हम लोग नहीं चाह रहे कि हमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, ज़ाहिर कुछ इस तरह की और कुछ इस तरह का करें कि ताकि हम लोग किसी चीज़ में हम लोग अप्लाई कर सकें या एडजस्ट हो सकें शायद ठीक है, इस चीज़ में। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ करें, ताकि जो मायूस है, ज़ाहिर एक में नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जिनका लास्ट था ये। ठीक। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी सहरिश बुखारी जो NTS की उम्मीदवार थी, और साथ सादिया बुखारी मौजूद थी। बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बताया गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो NTS के हवाले से एक तहरीक है, कुछ नौजवान मुबैना तौर पे शिकायत कर रहे हैं कि हुकूमत ने और महकमा तालीम ने उनके साथ ज़्यादती की है, आवाज़ उठा रहे हैं, और मुसलसल उस पर गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है ना वो जवाब आ रहा है, सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से भी आ रहा है जवाब, और मुख्तलिफ जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि चौधरी तारिक फ़ारूक जो मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी तरफ से भी आज एक प्रेस रिलीज़ आई और साथ उनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट भी वायरल हुई, और उन्होंने इन बच्चों के साथ इज़हार यकजहती किया है। फिर फैसल मुमताज़ राठौर ने भी तजवीज़ पेश की है, बिल्कुल वही जो इन नौजवानों ने आपके सामने रखी, और वो हुकूमत में एक अच्छे ओहदे पे भी फाइज हैं, और साथ साथ 1-2 और भी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं। लेकिन मुझे हैरत इस पे होती है कि गवर्नमेंट में हो के कुछ मिनिस्टर्स जो है ना वो मुतालबा करते हैं, तो बजाय मुतालबा करने के अगर वो समझते हैं कि ये ज़्यादती हुई है और वो एक अपोजिशन के जो है ना सियासतदान की तरह मुतालबा करते हैं, तो ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। आप अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो आप किरदार अदा करें, अगर आप किरदार अदा नहीं कर सकते तो उस गवर्नमेंट में आपका रहने का जवाज़ ही नहीं बनता कि जिसमें आप अज़ुए मुअत्तल हैं। तो यकीनन हुकूमत की ज़िम्मेदारी, रियासत की ज़िम्मेदारी से कतई जो है ना वो नज़र कि इन नौजवानों की बात में किस हद तक सदाकत है। लेकिन अगर नौजवानों को शिकायत है तो हमारे जो महकमे बने हुए हैं, हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, बजाय सोशल मीडिया पे पोस्टें करने के, बजाय सोशल मीडिया पे
नौजवानों को लान तान करने के। ज़ाहिर है एक नौजवान के साथ जब कोई वो फील करेगा उससे ज़्यादती हुई है तो वो सोशल मीडिया का ही सहारा लेगा, उसके पास और क्या है। वो सोशल मीडिया में बोलेगा, बात करेगा, तनकीद करेगा, गुस्सा जनाब वो अपना निकालेगा। तो आपको उससे भी एतराज़ है और आप उसको जवाब दर जवाब जो है ना देने की बजाय आप उसके साथ बातचीत करें, उनको बिठाएं, उनकी जायज़ शिकायत को सुनें। अगर नौजवानों को कोई गलत फहमी है या अगर वो समझ रहे हैं कि कोई चीज़ उनको उनके इल्म में नहीं है तो उनके इल्म में लेके आएँ ताकि उनको इंसाफ मिल सके। तो जैसा कि सादिया ने भी कहा कि एज हमारी ओवर हो रही है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और इनमें अक्सर वही हैं जिनका यही इशू है कि एज ओवर हो रही है, उसके बाद क्या करेंगे, डिग्रियाँ इतनी सारी ली हुई हैं तो उन डिग्रियों का उन्होंने फिर क्या करना है। तो अब ये थोड़ा सा अरबाब इख्तियार के लिए ये एक सोचने का जो है ना मुकाम है। हमें उम्मीद है कि अरबाब इख्तियार इनकी इस बात का नोटिस ज़रूर लेंगे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। रेडियो पे हमारी नशियात का सिलसिला जारी है, सुनते रहें सुन FM 10.4 मुजफ्फराबाद।